प्रिय छात्रों, गुप्त काल से संबंधित आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो विकल्प वो देता है ए में गुप्त काल, बी में प्रतिहार युग, सी में राष्ट्रकूट और डी में सातवाहन युग। उत्तर जो हमारा होगा वो ए होगा, गुप्त काल। अब हम लोग को ये देखना है कि गुप्त काल उत्तर क्यों होगा। तो व्याख्या के अंतर्गत अगर हम देखें तो गुप्त काल जब आता है भारत में तो हम क्या देखते हैं कि गुप्त काल के दौरान भारत में कई नगरों का पतन शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि चीनी यात्री हुएन सांग जब पाटलिपुत्र आता है तो पाटलिपुत्र को उसने उजड़ा हुआ पाया था और इस बात का वर्णन उसने अपने विवरण में किया है। और इस काल में केवल एक पाटलिपुत्र का पतन नहीं हो रहा था, बल्कि पाटलिपुत्र के अलावा मथुरा, कुम्हरार, सोनपुर और सोहगारा जैसे नगरों का भी इस काल में पतन हो रहा था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो विकल्प कहता है गुप्त वंश, ए में, बी में पाल वंश, सी में राष्ट्रकूट और डी में प्रतिहार। तो उत्तर जो हमारा होगा वो ए होगा कि गुप्त शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा भूमि अनुदान दिया था। अब ये बात हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो जो भारत के इतिहास में भूमि अनुदान का पहला साक्ष्य मिलता है वह सातवाहन काल का मिलता है और इसका उल्लेख सातवाहन के अभिलेखों में भी चर्चा आता है। और जैन भिक्षुओं को गांव दान में देने का जो उदाहरण मिलता है वह कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल जो हुए थे उनका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उस हाथी गुम्फा अभिलेख में जैनियों को गांव जो है आपको अनुदान में देने का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो है भूमि अनुदान देने की प्रवृत्ति जो थी मंदिरों और ब्राह्मणों को, वह जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है गुप्त काल आने के बाद। और यही प्रवृत्ति गुप्त काल के पतन होने के बाद भी जारी रहता है, जिसके चलते छठी सदी आते आते जो भारत में सामंतवाद का उदय हो जाता है। और फिर लंबे समय तक आपको छठी सदी के बाद से लेकर के 1206 तक, मतलब कि जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक हमारे देश में गुप्त काल के यानी सामंतवाद का युग चलता रहता है। अब है तीसरा क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए में है मौर्य, बी में शुंग, सी में गुप्त, डी में मगध। तो जाहिर सी बात है उत्तर यहाँ पर गुप्त युग होगा। हम लोग जानते हैं कि गुप्त काल में साहित्य कला, विज्ञान और स्थापत्य कला का काफ़ी विकास हुआ था। इसके चलते इतिहासकारों का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि इतिहासकारों का कुछ ऐसा भी तबका है जो इतिहास के किसी भी कालखंड को स्वर्ण युग मानने से इनकार करते हैं। वैसे इतिहासकारों का कहना है कि मानव इतिहास लगातार तरक्की और विकास का इतिहास होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि प्राचीन काल में मानव की जो उपलब्धि थी उससे आगे कोई बेहतर उपलब्धि नहीं हो सकता है, इसलिए भविष्य में भी उससे बेहतर हम विकास कर सकते हैं। इसलिए इतिहास के किसी भी कालखंड को स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है गुप्त काल होगा। अब उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन होता है वो है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ए में विकल्प है गुप्त काल, बी में मौर्य काल, सी में चोल काल और डी में इनमें से किसी में भी नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि उत्तर जो यहाँ पर होना चाहिए वो होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या कि डी। ऐसा इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम जो हमारा भारत का इतिहास है उसमें हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल एक ऐसा काल था जिस काल में महिलाओं को पुरुषों के समान सम्मान प्राप्त था और उसे अधिकार प्राप्त था। यहाँ तक कि सभा और समिति में भी महिलाओं की भागीदारी होती थी। और जब ऋग्वैदिक युग का समापन हो गया तो उसके बाद देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल जब आता है तो वहाँ महिलाओं की भूमिका और सभा और समिति में भी
लगातार घटती चली गई और फिर आगे लगातार इस ढंग से महिलाओं की स्थिति का पतन ही होता रहा। तो जाहिर सी बात है उत्तर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब क्या कि ऋग्वैदिक काल को छोड़ करके भारत के इतिहास में महिलाओं को कभी भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं था। अब आता है हमारा 5वां क्वेश्चन। ये कहता है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ए में विकल्प है उपज का चौथा भाग, बी में उपज का छठा भाग, सी में उपज का 8वां भाग और डी में उपज का आधा भाग। तो उत्तर जो होगा वो बी होगा, मतलब उपज का छठा भाग। अब ऐसा क्यों हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर जो है उपज का छठा भाग होगा, मतलब उत्तर बी होगा? हम लोग जानते हैं कि गुप्त काल में भूमि का मालिक राजा होता था। तो गुप्त काल में भूमि का मालिक जो राजा होता था, तो राजा जो है भूमि से उत्पन्न जो फसल का उत्पादन होता था, उस उत्पादन में से कर के रूप में, टैक्स के रूप में 1/6 से लेकर के 1/4 भाग तक वसूली करता था। लेकिन सामान्य तौर पर जो वसूली होता था वो उपज का 1/6 भाग होता था। तो इसलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा वो उपज का छठा भाग होगा। और इसको जो है भाग का, इस टैक्स को जो है भू राजस्व से जो प्राप्त टैक्स होता था उसको यहाँ भाग कहा जाता था। अब छठा क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ए में विकल्प है 1/3, बी में विकल्प है 1/4, सी में विकल्प है 1/6 और डी में विकल्प है 1/8। तो उत्तर जो होगा वो सी होगा, मतलब 1/6। ऐसा इसलिए कि जो भी धर्मशास्त्र है उन धर्मशास्त्रों में उपज का छठा हिस्सा टैक्स के रूप में लेने का वर्णन है, प्रावधान है। तो अब उसके बाद 7वां क्वेश्चन जो होगा वो है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? ए में विकल्प है बिना जोती हुई जंगली भूमि, बी में है सिंचित भूमि, सी में है घने जंगल वाली भूमि, डी में है जोती हुई भूमि और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उत्तर जो होगा वो होगा ए। मतलब क्या है कि गुप्त काल में जो बिना जोती हुई भूमि होती थी उसी को अपरहत कहा जाता था। और अमरकोश के अनुसार, चूंकि अमरकोश की रचना अमर सिंह ने किया है, और उनके अनुसार गुप्त काल में 12 प्रकार की भूमि होती थी, जिसमें से एक अपरहत भूमि है जो कि बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी। 8वां क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। तो ए में विकल्प है आपको विदक भाग, बी में हिरण्य, सी में उदरंग और डी में उपरनिका। तो उत्तर जो होगा वो ए होगा, मतलब विदक भाग। तो प्राचीन काल में भारत में जो है सिंचाई कर को विदक भाग कहा जाता था और किसानों से जो नगद वस्तु के रूप में कर वसूला जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। और जो अस्थाई काश्तकार होते थे उनसे जो कर वसूला जाता था वो उदरंग कहलाता था। और सामंतवाद का जब काल शुरू हुआ तब उस काल में भूमि कर को उपरनिका कहा जाने लगा। तो इसलिए उत्तर यहाँ पर ए होगा, मतलब क्या, विदक भाग। अब जो है 9वां क्वेश्चन हमारा होता है कि निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ए में विकल्प है बुद्धगुप्त, बी में है यशोधर्मन, सी में है शशांक और डी में है प्रभाकर वर्धन। तो हम लोग जानते हैं कि हून कौन था। हून मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी और गुप्त काल में हूनों का भारत पर बार बार हमला हुआ। और जो है जब हून नेता जो एक था तोरमान का बेटा मिहिरकुल था। मिहिरकुल ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उस समय मालव नरेश यशोधर्मन ने उसे पराजित किया। इसलिए उत्तर यहाँ पर बी होगा, मतलब यशोधर्मन होगा। अब जो है सो लास्ट 10वां क्वेश्चन है कि चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। ए में विकल्प है युआन चांग, बी में फाहियान, सी में सुंगयून और डी में इत्सिंग। तो हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रति
प्राचीन काल में चीन के लोगों के बीच काफ़ी आकर्षण था और इसी आकर्षण के चलते प्राचीन काल में एक नहीं बल्कि जैसो कई चीनी यात्री भारत आए और उनका उद्देश्य आने का यहाँ पर मुख्य रूप से दो था। एक तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना और दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित जो पवित्र स्थल हैं उसका भ्रमण करना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि भारत में जो पहला चीनी यात्री आता है वह फाहियान था, जो आपको 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक रहा और उस समय गुप्त काल का शासन था। और जो है 518 में एक दूसरा चीनी यात्री आता है जिसका नाम है सुंग यून और वह 521 तक भारत में रहा। तो इसलिए जो यहाँ पर क्वेश्चन का रहा है उसके मुताबिक सी उत्तर होगा आपको सुंग यून। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।